हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज में फॉर द सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट मॉड्यूल 1 डीसी सर्किट्स एंड ऑलरेडी 6 लेक्चर्स हैव बीन कवर्ड। 6 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। ये सेवेंथ लेक्चर है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जामिनेशंस में ये टॉपिक पूछा जाता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो यहाँ पर हम छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। सबसे पहला टॉपिक है जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। एलिमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो एलिमेंट्स बेसिकली जितने भी कंपोनेंट्स किसी भी सर्किट में लगे होते हैं उन सबको हम एलिमेंट बोलते हैं, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। इस तरह के कोई भी एलिमेंट किसी भी सर्किट में लगाए जाते हैं तो उन सबको हम बेसिकली यहाँ पर कैटेगराइज करने जा रहे हैं, जिसमें पहली जो कैटेगरी है वो है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एक्टिव एलिमेंट की बात करें तो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, व्हाट आर द एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, क्या डेफिनेशन होगी एक्टिव एलिमेंट्स की, हम सबसे पहले देख लेते हैं। बेसिकली एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स जो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी को डिलीवर करते हैं, मतलब जो एनर्जी को देते हैं किसी दूसरे एलिमेंट को सर्किट में, उसको बोलते हैं हम एक्टिव एलिमेंट। या फिर हम कहें कि जो एनर्जी या पावर को डिलीवर करते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं दोज एलिमेंट्स हु डिलीवर्स द पावर। ठीक है, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन बनती है कि दोज एलिमेंट्स हु डिलीवर्स द पावर आर कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। या फिर हम कहें कि those elements who delivers a net amount of energy। ठीक है, ये दोनों ही डेफिनेशन है, दोनों ही सिमिलर हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है, बट दोनों तरह से हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स हु डिलीवर द पावर। ठीक है, यहाँ पर जो ये वर्ड है डिलीवर, ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट लेक्चर में हमने डिलीवर का मीनिंग समझ लिया है कि डिलीवर का मीनिंग क्या होता है। और अगर उसको हम फिर से याद करने की कोशिश करें कि डिलीवर हम तब कहते हैं जब पावर नेगेटिव में आती है। इफ पावर इज कमिंग नेगेटिव देन वी से द पावर इज बीइंग डिलीवर्ड। या फिर हम कहें कि एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, तो जहां से नेगेटिव साइड से करंट आपका एंटर करेगा वहां पर पावर डिलीवर होगा। राइट, उस केस में हम कहते हैं पावर डिलीवर्ड। राइट, तो एक्टिव एलिमेंट्स के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पावर डिलीवर करते हैं। सबसे पहले तो एक एग्जांपल आता है, वो है बैटरी। ठीक है, बैटरी एक अपने आप में बहुत अच्छा और बहुत सुटेबल एग्जांपल है इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, क्योंकि बैटरी हमेशा पावर को डिलीवर करती है। अगर आप किसी भी सर्किट में कोई बैटरी को लगाते हैं, ठीक है, तो बैटरी लगाने से क्या होगा, वो हमेशा करंट को डिलीवर करेगा। किसी भी सर्किट में अगर बैटरी लगी है, हम बहुत जगह यूज भी करते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स में बैटरीज को यूज करते हैं, और हमेशा देखते हैं कि बैटरी हमेशा करंट को डिलीवर करती है, पावर को डिलीवर करती है, एनर्जी को डिलीवर करती है, तो इट इज एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ये कहलाएगी एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अब दूसरे एलिमेंट्स पे चलते हैं जिनको हम कहते हैं पैसिव एलिमेंट्स। तो पैसिव एलिमेंट्स कौन से होंगे, पैसिव एलिमेंट्स वो होंगे जो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे, जो पावर को एब्सॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दोज एलिमेंट्स हु एब्सॉर्ब द पावर। ठीक है, जो एलिमेंट्स पावर को एब्सॉर्ब करेंगे उनको हम कहेंगे पैसिव एलिमेंट्स। ठीक है, एब्सॉर्ब करने का क्या मतलब है, एब्सॉर्ब करने का मतलब है कि पावर अपने अंदर ली जा रही है, उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, उसको डिसिपेट किया जा रहा है, उसका मतलब है एब्सॉर्ब ऑफ पावर। या फिर हम कहें कि पावर
जब पॉजिटिव होगी तब पावर एब्जॉर्ब की जाएगी। इसको हम एक सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक्स से अगर समझने की कोशिश करें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है वोल्टेज, वर्टिकल एक्सिस पर है करंट, और अगर यहाँ पर आप एक लाइन खींचते हैं, इस तरह की कोई भी लाइन होती है, या इस क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यूज आएंगी या इस क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यूज आएंगी, नेचुरली अगर ये पॉजिटिव भी है तो ये नेगेटिव भी होगा, ये पॉजिटिव आई है तो ये नेगेटिव आई होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि व्हेन बोथ वोल्टेज एंड करंट आर पॉजिटिव और बोथ वोल्टेज एंड करंट आर नेगेटिव, उन दोनों केस में क्या होगा, पावर एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, व्हेन वोल्टेज एंड करंट बोथ आर पॉजिटिव और व्हेन वोल्टेज एंड करंट बोथ आर नेगेटिव, देन पावर एब्जॉर्ब होगी हमेशा। और पावर एब्जॉर्ब होने का मतलब है कि पैसिव एलिमेंट्स होंगे। जो एलिमेंट्स इस तरह की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को वोल्टेज देने पे कुछ इस तरह का बिहेवियर ऑफ करंट आता है कि वो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में फॉल होता हो या इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में फॉल होता हो, तो वो आपका एलिमेंट कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, वो कहलाएगा पैसिव एलिमेंट्स। ठीक है, और वोल्टेज या करंट दोनों में से अगर एक भी क्वांटिटी नेगेटिव है, क्योंकि पावर हमें पता है, पावर होता है हमारा वोल्टेज इनटू करंट, तो वोल्टेज अगर पॉजिटिव है, करंट पॉजिटिव है, तो आपका पावर भी पॉजिटिव होगा। वोल्टेज अगर नेगेटिव है, करंट अगर नेगेटिव है, तो भी पावर पॉजिटिव होगा। अगर कोई भी एक कंपोनेंट करंट या वोल्टेज नेगेटिव हो जाए तो पावर आपका हो जाएगा नेगेटिव ऑफ पावर। तो जब पॉजिटिव पावर है देन आपका है एब्सॉर्बिंग ऑफ पावर, और जब नेगेटिव ऑफ पावर है तब है आपका डिलीवर ऑफ पावर। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट्स इस तरह के एलिमेंट्स हैं जिसमें वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आपका फर्स्ट और थर्ड, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, अगर क्वाड्रेंट वाइज बात करें, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में फॉल होगी, इसमें आएगी, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे आपके पैसिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में। और जितने एलिमेंट्स आपके सेकंड और फोर्थ इनमें से किसी भी क्वाड्रेंट में आएंगे बिकॉज ऑफ बीइंग द पावर नेगेटिव, वो कहलाएंगे आपके एक्टिव एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जो एग्जांपल होगा पैसिव एलिमेंट्स का, वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। ऑल दीज थ्री एलिमेंट्स आर कॉल्ड पैसिव एलिमेंट्स बिकॉज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलवेज फॉल इन वन एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पड़ती है, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड पैसिव। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट है आपका बैटरी, जिसके इसमें आपका जो आउटपुट है वो कैसा आउटपुट होता है, आप अगर किसी भी बैटरी का आउटपुट देखोगे तो वो कहीं भी नेगेटिव साइड में नहीं जाता है, हमेशा वन साइडेड में रहेगा। तो इसलिए उसको आप एक एक्टिव एलिमेंट की तरह कंसीडर करते हैं, और बैटरी आपकी पावर को डिलीवर करती है, एब्जॉर्ब नहीं करती कभी। ठीक है, तो दिस इज एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया दैट वाज एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। ये शॉर्ट टाइप आंसर्स में पूछा जाता है एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है, सेकेंड टॉपिक इज लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। ठीक है, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट भी एक छोटा सा टॉपिक है, जिनको हमने एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया है इन दोनों कैटेगरीज में, लीनियर एंड नॉन लीनियर किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर एलिमेंट के बारे में कि व्हाट इज लीनियर एलिमेंट, क्योंकि नॉन लीनियर उसका जस्ट उल्टा होगा। सबसे पहले लीनियर एलिमेंट को देखते हैं। लीनियर एलिमेंट किसको कहते हैं? इफ VI characteristic of an element for all the time t is a straight line passing through the origin. ठीक है, ये एक डेफिनेशन है लीनियर एलिमेंट की। क्या कह रही है? इफ VI characteristics of an element for all the time t is a straight line passing through the origin are called linear elements. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक से देखेंगे इसको, कैरेक्टरिस्टिक से समझते हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी कुछ इस तरह की दिखती है, ये हमारी एक्सिस है V,
दिस इज पॉजिटिव v, दिस इज पॉजिटिव i। तो कह रहा है कि इफ vi characteristics of an element for all the time t is a straight line passing through the origin। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स ओरिजिन से पास होती हुई जाती है और स्ट्रेट लाइन है, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी वो एलिमेंट कहलाएगा लीनियर एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में लीनियरिटी बनी हुई है। लीनियरिटी बने होने का मतलब है कि जितना क्वांटिटी ऑफ वी आप बढ़ाएंगे उतना क्वांटिटी ऑफ आई बढ़ेगा। आप देखेंगे कि अगर आप इस पर्टिकुलर वी पे देखेंगे तो आपको इतना करंट मिलेगा, इस पर्टिकुलर वी पे देखेंगे तो आपको इतना करंट मिलेगा। तो आपका वोल्टेज और करंट दोनों सेम रेस्पेक्ट में बढ़ते जा रहे हैं, सेम रेस्पेक्ट में आगे जा रहे हैं। दैट इज वाई इसको हम कहते हैं लीनियर एलिमेंट। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल लीनियर एलिमेंट्स में आते हैं और उनको भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक से समझेंगे कि क्यों वो कहलाते हैं लीनियर एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ये तीनों ही एलिमेंट लीनियर एलिमेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस का केस ले लेते हैं। रेजिस्टेंस के केस में हमें पता है, फॉर रेजिस्टेंस हमें पता है V इक्वल्स टू होता है I इंटू आर और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और अगर इसको हम फर्दर एलेबोरेट करें तो हम लिखते हैं V इक्वल्स टू I इंटू आर और हम कहते हैं V अपॉन I इज इक्वल्स टू आर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वोल्टेज और करंट दोनों का रेशो हमेशा R के बराबर होता है। ठीक है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अगर ये V है और ये I है, ठीक है, फॉर द सेम values voltage and current, for this characteristics we have V here, we have I here। वोल्टेज और करंट दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा सेम है। तो आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, ये स्लोप है आपका, जिसको हम कहते हैं R। ठीक है, रेजिस्टेंस के केस में ये स्लोप ही रेजिस्टेंस कहलाता है, R कहलाता है। तो इसीलिए रेजिस्टेंस एक कैसा एलिमेंट है, लीनियर एलिमेंट है। रेजिस्टेंस इज एन लीनियर एलिमेंट। ठीक है, इंडक्टेंस की बात करें तो इंडक्टेंस के केस में भी सेम हमारे पास एक रिलेशन होता है। L के केस में, L के केस में जो रिलेशन है वो है फ्लक्स लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, या फिर आप कहें फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। फ्लक्स लिंकेज बेसिकली ये साई है, साई इक्वल्स टू होता है एल आई। ठीक है, इंडक्टेंस इनटू करंट, साई इक्वल्स टू होता है एल इनटू आई। ठीक है, तो साई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। इस केस में आप लिखते हैं कि वोल्टेज V इज इक्वल्स टू डी साई बाई डी टी और एल डी आई बाई डी टी, ये आप लिखते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम क्या देखते हैं, इस केस में हम ये देखते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, इसके लिए नया कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे। अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर करंट आई है और वर्टिकल एक्सिस पर हमारे पास फ्लक्स लिंकेज फाई है, तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है, दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो हमेशा बना रहेगा एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वेयर दिस लाइन विल बी कॉल्ड एन इंडक्टेंस, जिसमें ये हमेशा एक इंडक्टेंस कहलाएगी। राइट, तो इस तरह से इंडक्टेंस भी एक लीनियर एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा। द थर्ड एलिमेंट इज द कैपेसिटर C। C कैसे एक लीनियर एलिमेंट है, C को लीनियर एलिमेंट बनाने के लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और हम कहते हैं Q इज इक्वल्स टू C इंटू V। यहाँ पर आप क्या देखते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कि Q और V दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हैं, जिसमें C आपका क्या है, स्लोप है। ठीक है, तो फॉर द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आप सेम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, जिसमें आपके पास वर्टिकल एक्सिस पर इस बार होगा वोल्टेज V, सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपके पास होगा वोल्टेज V, वर्टिकल एक्सिस पे आपके पास होगा चार्ज Q, एंड ए लाइन व्हिच विल pass through the origin, a straight line, that will be called capacitor C। So like this we have inductance, capacitance and resistance, all are the linear elements। So linear elements की क्या definition हुई कि अगर किसी भी element की VI characteristics हर एक टाइम पर एक स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लीनियर एलिमेंट्स। राइट, नॉन लीनियर एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो नॉन लीनियर एलिमेंट्स इसका जस्ट उल्टा होगा, नॉन लीनियर एलिमेंट्स। नॉन लीनियर एलिमेंट्स की हम डेफिनेशन लिख लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे कि दोज एलिमेंट्स, इसके रेस्पेक्ट में अगर लिखें कि इफ VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट फॉर ऑल द टाइम t इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, या फिर हम कहें कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगी, उसको हम कहेंगे नॉन लीनियर एलिमेंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन, those elements
whose VI characteristics is not लीनियर। ठीक है, सिंपल सा एक डेफिनेशन है, सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर ना हो, ठीक है, ताकि उसकी जो रिलेशनशिप है वोल्टेज और करंट की वो लीनियरशिप ना शो करे, मतलब वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ ना हो। ठीक है, क्या एग्जांपल हो सकते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट्स के? बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो नॉन लीनियर एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। कोई भी ऐसा एलिमेंट हम ले सकते हैं जिसका वी आई प्रोपोर्शनल ना हो। सपोज हम एक वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं, ठीक है, हम आगे ये चीज डिस्कस करेंगे कि कैसे वोल्टेज सोर्स नॉन लीनियर एलिमेंट है, लेकिन वोल्टेज सोर्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा इररिस्पेक्टिव ऑफ द करंट सेम वोल्टेज आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आप किसी भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, घरों में जो सॉकेट लगे हुए हैं हमारे पास, उसमें से 220 230 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई आती है, तो आप उसको यूज करें या ना करें वो हमेशा आपको उतना ही वोल्टेज अवेलेबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये टाइम है टी, इस एक्सेस पे ये 0 है, तो आप उस वोल्टेज को एक डीसी सप्लाई की अगर बात करें तो एक डीसी सप्लाई क्या करती है, वो हमेशा एक कांस्टेंट वोल्टेज आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये आपका वोल्टेज जो है हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, दिस इज वोल्टेज वी। ठीक है, ये वोल्टेज का कर्व है। अब आप इसमें देखोगे कि ये वोल्टेज का जो वैल्यू है जो हमेशा कांस्टेंट बना हुआ है, ये कहीं भी किसी भी टाइम पर करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है या कितना हो रहा है, उसके ऊपर कहीं भी इसका वैल्यू डिपेंड नहीं करता। दैट इज व्हाई वी कैन से कि वोल्टेज इज अ नॉन लीनियर एलिमेंट। तो एग्जांपल में हमारे पास हो गया वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली करंट सोर्स की भी हम बात कर सकते हैं। करंट सोर्स में भी सेम होता है, इस टाइम वोल्टेज की जगह आई आ जाएगा, जो करंट सोर्स होगा उसमें कहीं भी वोल्टेज के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी नहीं दिखाई देती है। तो करंट सोर्स भी अपने आप में एक नॉन लीनियर एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक है, तो ये वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स सारे के सारे क्या है, नॉन लीनियर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ओके, सो दिस इज अबाउट लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। अगला एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है नंबर 3, yes, unilateral and bilateral elements। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बायलेटरल के बारे में। बायलेटरल एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बायलेटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं? सिंपल सा एक डेफिनेशन है कि बायलेटरल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिसमें करंट किसी भी डायरेक्शन से फ्लो कराएं, इंपिडेंस सेम रहेगा। ठीक है, अगर किसी भी डायरेक्शन में फ्लो होने वाले करंट से सेम इंपिडेंस हमें मिलता है तो उनको हम कहते हैं बायलेटरल एलिमेंट्स। तो क्या डेफिनेशन हुई, दोज एलिमेंट्स who offers same impedance for either direction of current are called bilateral elements। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? अब कोई भी एलिमेंट है, कोई भी ले लीजिए, लेट अस से हमारे पास एक सिंपल सा रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है R। अब इस रेजिस्टेंस में आप करंट इस साइड से फ्लो करें या इस साइड से फ्लो करें, क्या रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का करंट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता। यहाँ पर दोनों ही केस में you will have same value of the resistance। Similarly, आप इंडक्टर ले लीजिए, आप कैपेसिटर ले लीजिए, तीनों के तीनों एलिमेंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं आरएलसी की, तीनों ही एलिमेंट एक ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें करंट किसी भी डायरेक्शन से फ्लो करे, उसका इंपिडेंस पे कोई चेंज या कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी थी, फिर से हम देख लेते हैं। अगेन हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं, वोल्टेज और करंट का रिलेशन, क्योंकि अगर इम्पिडेंस की बात हो रही है, इम्पिडेंस क्या होता है? इम्पिडेंस इज बेसिकली जेड, जेड होता है ये। ठीक है, ये एसी सर्किट में इसका बेसिकली रूल होता है, डीसी सर्किट में जेड इक्वल्स टू आर ही होता है। जब एसी पढ़ेंगे तब हम इम्पिडेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इम्पिडेंस क्या होता है। फॉर नाउ डीसी सर्किट्स की बात हो रही है, तो इन द डीसी सर्किट जेड इज इक्वल्स टू आर।
ठीक है, अगर रेजिस्टेंस है तो Z इज इक्वल्स टू R, इंडक्टेंस है तो Z इक्वल्स टू L, कैपेसिटेंस है तो Z इज इक्वल्स टू हमारा कैपेसिटर होगा, C होगा, राइट। तो इन दिस केस अगर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इन दिस केस ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं रेजिस्टेंस में, तो करंट किसी भी साइड से क्यों ना फ्लो करे, रेजिस्टेंस की वैल्यू पर कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। इट मींस इफ यू फ्लो ए करंट और वोल्टेज और मेक ए कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक दिस, तो व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, you see कि at this particular point what is the value of R, at this particular point what is the value of R, at this particular point what is the value of R, at this point, at this point, at this point, at any point of these this characteristic you will have same value of R। क्यों? क्योंकि वोल्टेज और करंट जो दोनों का रिलेशन है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो V अपॉन I है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आप इस तरफ आ जाते हैं तो इस तरफ में आपके पास वोल्टेज और करंट बोथ विल बी नेगेटिव, एंड इफ बोथ वोल्टेज एंड करंट्स आर नेगेटिव देन यू विल ऑलवेज गेट ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R। सो रेजिस्टेंस इज कंसीडर्ड टू बी बाइलेटरल एलिमेंट। रेजिस्टेंस एक हमारे पास बाइलेटरल एलिमेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिलेटरल एलिमेंट्स की। लेट्स सी यूनिलेटरल एलिमेंट। यूनिलेटरल एलिमेंट्स क्या होंगे, इसके जस्ट रिवर्स डेफिनेशन हमारी बनेगी कि वो एलिमेंट्स जो सेम इंपिडेंस ऑफर नहीं करते या फिर जिनका इंपिडेंस चेंज हो जाता है करंट की डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ। क्या लिखेंगे डेफिनेशन, दोज एलिमेंट्स हु ऑफर डिफरेंट इंपिडेंस for different direction of current। इसका मतलब क्या हुआ कि if we have डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि करंट दो ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, एक वो डायरेक्शन जो पहले से फ्लो हो रही थी, एक वो डायरेक्शन जिसको हम बदल के उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराएं, ठीक है। जैसा हमने यहाँ पर देखा कि करंट आप इस तरफ से फ्लो करें या इस तरफ से फ्लो करें, आर की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो यूनिलेटरल एलिमेंट में ऐसा नहीं होता। इनका सिंपल सा मीनिंग है कि ऐसे एलिमेंट्स जो डिफरेंट वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस ऑफर करेंगे आपको करंट की वैल्यू को चेंज होने में। मतलब करंट की वैल्यू अगर बदलेगी तो इम्पीडेंस की वैल्यू भी चेंज होगी, और हो सकता है अलग अलग भी हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर डायोड, ठीक है। डायोड सबने देखा होगा, कुछ इस तरह का दिखाई देता है। दिस इज डायोड, अगर कभी पढ़ा हो तो। ये एक एनोड टर्मिनल होता है, ये कैथोड टर्मिनल होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, ये नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है। तो डायोड की प्रॉपर्टी होती है कि जब उसमें करंट इस डायरेक्शन से फ्लो करेगा, अगर ये हमारा करंट है और वो इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है, तो ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। मतलब एक स्विच है, उस स्विच में करंट को हमने इस डायरेक्शन से फ्लो कराया है, तो आपका वो जो स्विच है वो ऑन हो जाएगा, एक तरह से ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, और शॉर्ट सर्किट होने का मतलब है जो करंट यहाँ से फ्लो किया था आई, वो पूरा पूरा आगे पास हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप इस डायोड में करंट को रिवर्स डायरेक्शन से एंटर करते हैं, मतलब नेगेटिव साइड से चलते हैं, इधर से अगर आपका करंट फ्लो करता है, तो ये जो डायोड है ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ये हो गया ऑफ, कह सकते हैं हमें ऑफ हो गया, तो करंट यहाँ से फ्लो होगा ही नहीं। तो आप देख सकते हैं दोनों केस में जब करंट इधर से फ्लो किया तो वो ऑन स्टेट में था, जब करंट इधर से फ्लो किया वो ऑफ स्टेट में चला गया। ऑन ऑफ स्टेट का मतलब है, ऑन का मतलब है शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि आपका जो रेजिस्टेंस है या इम्पीडेंस है, इस केस में इम्पीडेंस है आपका 0। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, पूरा का पूरा करंट पास हो जाता है। दैट इज व्हाई देयर विल बी नो रेजिस्टेंस और नो इम्पीडेंस एट ऑल। इन द सेकंड केस आपका जो करंट है वो रिवर्स डायरेक्शन से फ्लो होना शुरू हुआ। रिवर्स डायरेक्शन से जब जाएगा तो वो आपका जो एलिमेंट है वो एज ए ओपन सर्किट बिहेव करेगा। ओपन सर्किट का मतलब है ऑफ हो गया। ऑफ होने का मतलब है करंट फ्लो करेगा ही नहीं, और करंट फ्लो नहीं करेगा तो जिसका इम्पीडेंस हो गया कितना, इनफाइनाइट हो गया। तो आप देखिए डायोड के केस में करंट के रिवर्स करने से आपका जो इम्पीडेंस है वो चेंज हो जा रहा है। ये आपका इम्पीडेंस है फर्स्ट केस का, ये आपका इम्पीडेंस है सेकंड केस का। तो 0 से इनफाइनाइट आपको यहाँ पर मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम डायोड की यहाँ पर बना सकते हैं।
ठीक है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हम बनाएं, यहाँ पर मैं साइड में बना रहा हूँ, वी हैव वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। तो जब आपका डायोड ऑन है, ऑन का मतलब है पूरा पूरा करंट पास हो गया, लेकिन दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ गए। दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ने का मतलब है वोल्टेज विल बी ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। ऑलमोस्ट जीरो का क्या मतलब हुआ? ऑलमोस्ट जीरो का मतलब हुआ कि वोल्टेज विल बी वेरी वेरी लेस और करंट विल बी वेरी वेरी हाई। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी समथिंग लाइक दिस। ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है जिसमें वोल्टेज बहुत नेग्लेजिबल है और करंट बहुत हाई है, क्योंकि पूरा पूरा फ्लो कर रहा है। ये तब है जब आपका करंट का डायरेक्शन इस तरफ को है। जब आपने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, मतलब करंट हो गया नेगेटिव। इस केस में पॉजिटिव था, इस केस में नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होती करंट हो गया जीरो एंड वोल्टेज आ गया पूरा पूरा। तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आ सकता है, ठीक है। इस केस में आप देखेंगे वोल्टेज इज वेरी हाई बट करंट इज वेरी वेरी स्मॉल या ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल, ठीक है। यहाँ पर हमने जो गैप दिया है ये प्रैक्टिकल केसेस के लिए गैप दिया है। अगर आइडियली देखोगे तो आइडियली में तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन होगा, ये पूरा स्ट्रेट लाइन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन सी द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। ये है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द यूनिलेटरल एलिमेंट, ओके। तो आगे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड, जिनको हम देख के, कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के ये डिसाइड करेंगे कि एलिमेंट किस कैटेगरी का है, ठीक है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सबसे आसान है, हमेशा हम हॉरिजॉन्टल पे V ले रहे हैं, वर्टिकल पे I ले रहे हैं। सबसे आसान है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये एक लीनियर लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, तो नेचुरली लीनियर एलिमेंट है, ठीक है। दूसरी चीज, वोल्टेज पॉजिटिव करंट पॉजिटिव, वोल्टेज नेगेटिव करंट नेगेटिव, मतलब पावर हमेशा एब्जॉर्ब हो रहा है, इट मींस इट इज ए पैसिव एलिमेंट। और तीसरी कैटेगरी बायलैटरल और यूनिलैटरल में देख लेते हैं। तो इस क्वाड्रेंट में अगर देखें तो वोल्टेज और करंट दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा सेम बना हुआ है। इस क्वाड्रेंट में देखेंगे तो वोल्टेज और करंट दोनों का रेशियो सेम बना हुआ है, इट मींस ये क्या है? बायलैटरल एलिमेंट है। दोनों साइड से अगर करंट जाए तो वो सेम तरह का बिहेव करता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, मान लीजिए कुछ इस तरह की है। ये कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है, हम रेंडमली कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहे हैं। ये एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करती हैं वोल्टेज और करंट के रिस्पॉन्स के ऊपर, कि कोई एलिमेंट है उसमें हमने वोल्टेज अप्लाई किया, उसमें से करंट फ्लो होना शुरू किया, तो हम वेरियस कंडीशंस में करंट को रिवर्स करके, वोल्टेज को रिवर्स करके ये देख रहे हैं कि वो किस तरह के रिस्पॉन्स हमें दे रहा है, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हमें एक तो चीज समझ में आती है कि ये जो लीनियरिटी थी ये ब्रेक हो गई है। यहाँ पर, यहाँ तक ये लीनियर था, इस साइड पे लीनियर था, लेकिन इस साइड में इसकी लीनियरिटी यहाँ ब्रेक हो गई है, बंद हो गई है, इसलिए ये लीनियर तो नहीं हो सकता। तो इट इज नॉन लीनियर इन नेचर, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, पैसिव है या एक्टिव है। अब देखिए, ये है आपका वोल्टेज पॉजिटिव, ये है आपका करंट पॉजिटिव, ये है आपका एक पॉजिटिव पावर। वोल्टेज करंट दोनों अगर पॉजिटिव है तो ये यहाँ पर रिस्पॉन्स दे रहा है, एंड वोल्टेज और करंट दोनों नेगेटिव है तो ये इस साइड में रिस्पॉन्स दे रहा है। मतलब क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड क्वाड्रेंट नंबर 3 में इसका रिस्पॉन्स है। इट मींस इट इज ऑलवेज एब्सॉर्बिंग द पावर, सो इट कैन बी, इट इज ए पैसिव एलिमेंट, ठीक है। तीसरा, बायलैटरल है या यूनिलैटरल है, ये देख लेते हैं। अब बायलैटरल यूनिलैटरल में हमें इंपीडेंस देखना है। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो वोल्टेज और करंट आप एक साइड में, एक डायरेक्शन में, एक पोलैरिटी के साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इंपीडेंस मिलता है, नो डाउट। ये एक स्ट्रेट लाइन है, हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन जब आप अपोजिट साइड में आएंगे तो जब तक ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, यहाँ तक तो आपको सेम मिलेगा, इसके बाद चेंज हो गया। आप देखिए, अगर आप इस पॉइंट पर इंपीडेंस देखोगे और इस पॉइंट पर इंपीडेंस देखोगे, दोनों में फर्क होगा। कैसे फर्क होगा? क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों का रेशियो सेम है, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पर वोल्टेज तो ज्यादा है लेकिन करंट कांस्टेंट हो चुका है, ठीक है। यू विल नॉट हैव सेम वैल्यू ऑफ द इंपीडेंस, सो इट इज यूनिलैटरल, ठीक है। इस तरह से हम डिसाइड करते हैं। तीसरा एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं। लेट अस से वी हैव वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक दिस। कोई एक एलिमेंट है जो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफर कर रहा है। तो व्हाट इज द केस? नेचुरली नॉन लीनियर है, ये क्लियरली दिख रहा है, कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं है, इट इज नॉन लीनियर इन नेचर। दूसरी चीज, पैसिव है, एक्टिव है। अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पैसिव ही है।
ठीक है। तीसरा यूनिलेटरल और बायलेटरल है, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, मींस आपका जो इम्पीडेंस है वो इन दोनों कंडीशंस तक इस साइड में भी और इस साइड में भी सेम है। उसके बाद जैसे ही इसने ये वाली लाइन क्रॉस की तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ इसने यहाँ इसको क्रॉस किया ये कांस्टेंट हो गया। मींस ये जो वैल्यू है करंट की वैल्यू, ये जो वैल्यू करंट की वैल्यू है सेम वैल्यू यहाँ पर भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में और इस केस में, दोनों ही केस में सेम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और सेम वैल्यू ऑफ करंट आपको मिल रहा है। अगर सेम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट है इट मींस इंपीडेंस भी सेम होगा, एंड सेम इंपीडेंस के केस में क्या कहलाता है, कहलाता है बायलेटरल एलिमेंट्स। आप कैरेक्टरिस्टिक से भी देख सकते हैं दोनों साइड पे एग्जैक्टली सिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म हो रही है, इसलिए विदाउट एनी सेकंड थॉट हम कह सकते हैं कि ये क्या है, बायलेटरल एलिमेंट है। ठीक है। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर ड्रॉ करेंगे सिंपल सी। मान लीजिए कोई एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह की है कि आपको ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक आपके पास है तो क्या हम इसको कहेंगे, सबसे पहले लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी। नेचुरली लीनियर नहीं है, लीनियर होता तो ये लाइन नीचे आती, तो नॉन लीनियर है। दूसरा पैसिव है कि एक्टिव है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थर्ड नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा पैसिव को फुलफिल करता है, सेकंड और फोर्थ में ये नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एलिमेंट है वो जब उस पे वोल्टेज पॉजिटिव और करंट पॉजिटिव रहता है तो ये हमेशा पावर को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जैसे ही हम इसको वोल्टेज नेगेटिव अप्लाई करते हैं करंट जीरो हो जाता है, और अगर करंट जीरो है तो मतलब पावर जीरो है। इट मींस पावर इधर जीरो और पॉजिटिव, इन दैट केस वी हैव ए पैसिव एलिमेंट। पावर पॉजिटिव है या तो जीरो है, ठीक है। तीसरा पॉइंट यूनिलेटरल है या बायलेटरल है, तो नो डाउट इट इज यूनिलेटरल बिकॉज in this case we have some value of impedance, but in this case we have zero impedance या infinite impedance we can say, ठीक है। तो it is unilateral in nature, ठीक है। one more characteristics we can take here, this is another characteristics what we can see, ठीक है। इस केस में आप देखिए ये है आपका I, ये है आपका V, पॉजिटिव V और पॉजिटिव I की बात करें। सबसे पहले लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी क्या होगा, क्लियरली हमें विजिबल है, लीनियर नहीं है। लीनियर होता तो ये यहाँ नहीं होता इधर होता, या इधर की ये वाला यहाँ नहीं होता तो इधर होता, तो नॉन लीनियर है, ठीक है। उसके बाद एक्टिव है या पैसिव है। अब देखिए इस साइड में अगर आप देखें तो V और I बोथ आर पॉजिटिव एंड एक स्ट्रेट लाइन है, तो जो वैल्यू ऑफ इंपीडेंस आएगी वो पॉजिटिव आएगी क्योंकि V और I बोथ आर पॉजिटिव। लेकिन अगर इस तरफ आते हैं तो इस तरफ में करंट तो पॉजिटिव है लेकिन V क्या है, V है नेगेटिव, और अगर एक भी क्वांटिटी नेगेटिव हो गई तो मतलब जो एलिमेंट की वैल्यू है RLC में से अगर कोई भी एलिमेंट है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट हैव RLC नेगेटिव वैल्यूज। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैसिव एलिमेंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पैसिव एलिमेंट तब तक पैसिव एलिमेंट है जब तक उनकी R की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, L ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, C ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अगर किसी केस में R लेस देन 0 या L लेस देन 0 या C लेस देन 0 हो जाता है तो ये केस पैसिव नहीं होता, ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हमें मिल रहा है। तो इस केस में नॉन लीनियर के साथ साथ पैसिव इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें आपको इंपीडेंस हमेशा नेगेटिव मिलेगा जो इस कंडीशन में आता है, और इस कंडीशन में आने के लिए उसको एक्टिव ही होना चाहिए, तो इट इज एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद इट इज बायलैटरल और यूनिलैटरल, तो यूनिलैटरल ही है नेचुरली क्योंकि इंपीडेंस हमने अभी भी देखा, यहाँ इंपीडेंस पॉजिटिव है यहाँ इंपीडेंस नेगेटिव है, तो इट इज क्या होगा, यूनिलैटरल, ठीक है। एक और ले लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल, कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे जो पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी लेकिन अपोजिट साइड में होगी। अब देखिए क्या है, ये आपके पास V है, ये आपके पास I है, कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कंडीशन इज फुलफिल्ड, सो लीनियर एलिमेंट है। नंबर 2, एक्टिव है या पैसिव है, सी
current is positive but voltage is negative, so impedance is negative. Here voltage is positive but current is negative, so again impedance is negative. And if impedance is negative, that it means it is active element. And the third one case is it is linear नॉन लीनियर हो गया, लेटरल और बायलेटरल. लेटरल और बायलेटरल में ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि जब करंट पॉजिटिव था तो उसका रिस्पॉन्स यहाँ था, जब करंट नेगेटिव हुआ तो उसका रिस्पॉन्स इधर हो गया. दोनों ही केस में जो इम्पिडेंस है वो सेम आएगा, दोनों ही केस में नेगेटिव आएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि ये बायलेटरल एलिमेंट. ठीक है, तो इस तरह से हम बायलेटरल, यूनिलेटरल, एक्टिव पैसिव एंड लीनियर नॉन लीनियर इन सभी एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, इनकी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं. याद रखने की जरूरत नहीं है, बस उसकी प्रॉपर्टी हम उसको याद करें कि किस तरह से उसकी प्रॉपर्टी उसको किस कैटेगरी में डालती है किसी भी एलिमेंट को, और उसके हिसाब से हम उनके एग्जांपल्स, उनकी डेफिनेशंस, उनके एक्सप्लेनेशन, वो सारी चीजें लिख सकते हैं. ये तीनों के तीनों जो टॉपिक्स हैं हमने जो पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट एंड एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, ये तीनों के तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अक्सर इनमें से कोई एक या दो फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, तो इनको अच्छे से हमें समझना है, समझ के इनको इसके कॉन्सेप्ट को, इनके बेसिक्स को अंडरस्टैंड करते हुए इनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स खुद क्रिएट करने हैं, याद नहीं करना है, ताकि हम इन चीजों को समझ सके. ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही है. हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लेक्चर 8 में. ठीक है, ओके, थैंक यू.